हे गाइस, डिजिटल साक के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस वीडियो में आप लोग हार्डवेयर के बारे में सब कुछ जानेंगे। हार्डवेयर क्या है, कैसे काम करता है और किसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ए कंप्यूटर इज नॉट अ सिंगल यूनिट, रादर इट इज अ सिस्टम। कोई कंप्यूटर एक सिंगल यूनिट नहीं है कि हाँ ये कंप्यूटर है। वो एक कम्बिनेशन है बहुत सारी यूनिट्स का। बहुत सी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मिली हुई हैं, तब जाके वो एक कंप्यूटर बना है। आप कह दें कि ये चीज़ कंप्यूटर है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हैं तब जाके वो कंप्यूटर बना है। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम किसे कहते हैं? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल। जैसा कि यहाँ ऊपर आपने देखा, कंप्यूटर इज नॉट अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट की जगह एक प्रकार से आप इसे बोल सकते हैं सिस्टम। और सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हैं, तब जाके वो एक किसी गोल को पा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों का संगठन है एक कंप्यूटर। जैसे कि ये अपना मॉनिटर है, ये अपना सीपीयू है, ये अपना माउस है, ये अपना कीबोर्ड है। तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें मिलके एक सिस्टम बनता है, उसे ही हम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है? तो अभी बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंदर दिख नहीं रही हैं, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं, जो आपको सामने दिख रहा है बस। तो ये सीपीयू, इसको सीपीयू नहीं बोलते, इसको कैबिनेट बोलते हैं। सीपीयू तो इसके अंदर रहता है पर सारे काम यही करता है, तो इसलिए इसको सीपीयू बोल देते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अब आगे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 5 थिंग्स। एक कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली 5 चीजें करता है, जिसमें पहली इनपुट, दूसरी स्टोरिंग, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा आउटपुट, पांचवा कंट्रोलिंग। पहला क्या करता है कि आपसे इनपुट लेता है, ठीक है। दूसरा डेटा को स्टोर करता है। तीसरा डेटा को प्रोसेस करता है, जिस वजह से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। चौथा होता है आउटपुट देता है। पांचवा कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजें जो कि ऑलरेडी उसके अंदर है। तो एक छोटा सा ग्राफ है, चाहे तो इस पूरे चैप्टर को आप इसी ग्राफ पे समझ सकते और फिर धीरे धीरे एक एक चीजों को और हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं आगे। पहला, कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज सॉफ्ट, जिसमें पहला अपना हार्डवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। फिर सॉफ्टवेयर को फिर 4 भागों में अंदर डिवाइड किया है। सॉरी, हार्डवेयर को फिर 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से एक इनपुट यूनिट होती है, फिर आउटपुट यूनिट होती है, फिर स्टोरेज यूनिट होती है और फिर सीपीयू, जो कि सबसे ज़्यादा मेन यूनिट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही रहती है। और सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन। ये दोनों चीज़ें आप इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो नॉर्मली 30 या 40 मिनट की हो जाएगी ऑलरेडी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अभी नीचे जो सीपीयू होता है, फिर फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ए एल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसको ए एल यू यूनिट भी बोलते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो दो फर्दर डिवाइड, अब इनके बारे में आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपना हार्डवेयर आ गया। हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर में जो भी भाग हम छू सकते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। इसके अंदर 4 चीज़ें आ जाती है, इनपुट यूनिट आ जाती है, आउटपुट यूनिट आ जाते हैं, स्टोरेज यूनिट आ जाती है और सीपीयू यूनिट आ जाती है, ठीक है। इनको नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं, सीपीयू की वर्किंग हम देख सकते हैं, हम लोग इनपुट डिवाइसेस को देख सकते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, आउटपुट यूनिट को देख सकते हैं। बट जो सॉफ्टवेयर होता है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच बट ओनली फील आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना इसको इसको एक प्रकार से हम लोग फील कर सकते हैं, बट ओनली फील। इसको हम लोग फील कर सकते हैं, फिजिकली फील नहीं कर सकते, वर्चुअली फील कर सकते हैं। आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम टच नहीं कर सकते। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर विल रिमेन जस्ट अ मेटल। और ये भी है कि ये कंप्यूटर की आत्मा है, ये समझ लो, अगर आत्मा नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ एक मेटल का, ये यहाँ पे लिखा है जस्ट अ मेटल, वो केवल एक लोहे का भाग है या मेटल ही है बस। विद सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर डज ऑल द वर्क। और सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर सारे कार्य करता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसकी सब कैटेगरीज होती हैं, तो इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर के अंदर जो चौथे नंबर की कैटेगरी है सब डिवाइडेड सीपीयू, उसके बारे में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको लिख लेना है। सीपीयू कैरीज आउट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर एक कंप्यूटर में, तो वो है सीपीयू। वही सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, वही सब कुछ करता है, बस आप ये समझ लो। अगर आपके सिस्टम में माउस नहीं होगा, कीबोर्ड नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं सिस्टम में, आप किसी और इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसे, बट अगर आपके सिस्टम में सीपीयू नहीं हुआ तो वो इंस्ट्रक्शंस लेगा ही नहीं और उनको प्रोसेस क्या करेगा, क्योंकि सीपीयू ही ये सारे काम करता है। अभी यहाँ पे receives instructions from the both hardware and the software and process out accordingly। इंस्ट्रक्शन दोनों लोगों से लेता है, हार्डवेयर से भी इंस्ट्रक्शन ले लेता है, सॉफ्टवेयर से भी इंस्ट्रक्शन ले लेता है, और उनको प्रोसेस करता है और आपको एक आउटपुट देता है अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से। इसको हम लोग तीन नामों से और जानते हैं, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी कैटेगरी है प्रोसेसर्स की, क्योंकि बड़े कंप्यूटर्स थे प्रोसेसर्स तो कॉस्टली थे ज़्यादा, फिर बाद में नॉर्मली उनको छोटा कर दिया, उनको माइक्रो प्रोसेसर्स बोलने लगे। बट आजकल नॉर्मली ज़्यादा जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर्स वाले ही सिस्टम यूज़ होते हैं। हम लोग नॉर्मली पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स भी बोलते हैं, बस। वैसे माइक्रो प्रोसेसर एक स्पेशल कैटेगरी है। It stores all important programs like operating system, application softwares। देखिए जो सीपीयू होता है वो स्टोर करता है इन सारे इम्पोर्टेंट इन चीज़ों को। एक्चुअली में सीपीयू स्टोर नहीं करता है, सीपीयू इनको प्रोसेस करता है, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों बोला गया, बट ये चीज़ आप लिख लीजिए, इसको मैं किसी और वीडियो में और डिटेल में समझाऊँगा। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू कैशिंग करता है, कैशिंग में नॉर्मली 2 या 3 या 4 एमबी तक का डेटा सेव हो जाता है, बट यहाँ पे अगर ये चीज़ लिखी है तो किसी कारणवश होगी। ये बुक से रेफरेंस लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप लिख लो कि ये ट्रिपल सी की बुक है, मे बी वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ आप लिख लो एक बार। इट स्टोर्स ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहता है हार्ड ड्राइव में, ओके, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रहते हैं वो भी आपके हार्ड ड्राइव्स में ही रहते हैं, बट इनकी कैशिंग होती है प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि कोई भी इतनी फास्ट मेमोरी नहीं है कि डेटा को फास्ट पहुंचा सके सीपीयू तक, इसलिए करता है सीपीयू कैशिंग। मतलब जो काम आने वाली फाइल्स होती हैं उनको ऑलरेडी अपने पास सेव रखता है। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियोज़ में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तब तक आप यहाँ देखिए, it also helps input and output devices to communicate with each other। ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हेल्प करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि इनपुट से वो इंस्ट्रक्शन ले सके, आउटपुट उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होके दिखा सके, तो ये सब करता है। और आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, इनपुट आउटपुट आउटपुट को बोलते हैं आईओ डिवाइसेस। कहीं आपको लिखा मिल जाए व्हाट इज आईओ डिवाइसेस, तो उनको उसको उनका फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कोई भी डिवाइस जो या तो सिस्टम में इनपुट हो, इनपुट के काम आए, या आउटपुट के काम आए, उसको हम आईओ डिवाइस बोलते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है। सीपीयू के अंदर दो सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को लेती या देती हैं मेमोरी यूनिट से। यहाँ पे रैम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया, क्योंकि रैम फास्ट मेमोरी होती है, तो रैम से ही ये डेटा को लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में एएलयू यूनिट क्या होती है। एएलयू का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडेड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी जो भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो करता है एएलयू, जो ये अरिथमेटिक वाला
कोर, ठीक है। फिर आता है लॉजिकल यूनिट। जो लॉजिकल यूनिट होती है वो सारे लॉजिकल्स कैलकुलेशन करती है, जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मर्जिंग, डेटा को मर्ज करना, कंपेयर करना डेटा के बीच में, या फिर उनको सेलेक्ट करना डेटा को। तो वो सारे काम लॉजिकल यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट डज नॉट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा। कंट्रोल यूनिट सिर्फ कंट्रोल करती है सारे डिवाइसेस को, सारे फंक्शंस को, सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, बस। ये इन्वॉल्व नहीं होती डेटा को प्रोसेस करने में और डेटा को स्टोर करने में। डेटा स्टोर करने में काम आती है मेमोरी यूनिट, और डेटा को फास्ट प्रोवाइड करने में काम आती है रैम। रैम का प्रयोग यही होता है कि रैम फास्ट होती है, और जो भी डेटा आपके हार्डवेयर, जो भी आपको लाइव यूज करना होता है डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए फास्ट सीपीयू तक पहुंचाती है। बस इतना ही काम है रैम का, और ये इतना कम काम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब हम लोग चलते हैं मेमोरी यूनिट। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इट टेम्परली स्टोर डेटा, प्रोग्राम एंड इंटरमीडिएट एंड फाइंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। जो अभी आपको मैंने हिंदी में समझाया बस उसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ, जिसमें पहले नंबर पे आती है अपने पास इनपुट डिवाइसेस के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन, और वो लिख लीजिए आप चाहें तो। डिवाइसेस दैट आर यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। बस जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होती हैं उनको हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है, जिसमें अलग अलग तरीके की कीज होती हैं। कीबोर्ड is one of the most important input device. It is used to input alphabetical, numerical, and symbols. All type of data can be input from a keyboard that are precise to input text. Maximum ये देखिए, जो alphabetical keys होती हैं ये सारी टेक्स्ट इनपुट करने के लिए होती हैं। जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो नंबर्स को इनपुट करने के लिए होती हैं। अलग अलग कीज़ होती हैं, एस्केप की किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए होती है, फंक्शन कीज़। इनके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर चलते हैं थोड़ा नीचे। देखिए अलग अलग तरीके के कीबोर्ड होते हैं। अगर नॉर्मली आपसे कह दिया जाए कि नॉर्मल कीबोर्ड है 104 कीज़, फिर आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं होता, हमारे कीबोर्ड में तो 130 कीज है, हमारे कीबोर्ड में 110 कीज है। नहीं, ये नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए 104 कीज होनी चाहिए, जिसमें से अल्फ़ाबेटिकल कीज होती हैं 26। ये क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, ये एम तक होती हैं 26, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए टू जेड में 26 लेटर्स होते हैं। तो ये सारी कीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। काफ़ी लोग हमारे मित्र भाई कंफ्यूज होते हैं कि कीबोर्ड में भैया ABCD पूरी क्यों नहीं दे देते हो तुम, ये KWRT ही क्यों देते हो। तो भैया जिस भी इन्वेंटर ने, जिसने भी इसका खोज किया था ना, उसका नाम था क्वर्टी, तो उसने अपने नाम से कीबोर्ड भी लॉन्च कर दिया, QWERTY, ये उसका नाम है। और फिर धीरे धीरे चलता रहा चलता रहा चलता रहा ऐसा ही, और आज हम लोग यही सब कर रहे हैं। वैसे एक रिसर्च ये भी कहती है अगर ABCD डायरेक्ट होती तो लोगों को टाइप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, इससे लोगों को इजी रहता है टाइप करने में भी पता नहीं क्या, जो चीज़ लोग प्रैक्टिस करते उसकी उसकी उनको प्रैक्टिस हो जाती। ठीक है, फिर चलते हैं न्यूमरिक कीज़। इनको कहते हैं न्यूमरिक कीज़। ये दो जगह आपको मिल जाएंगी कीबोर्ड में, एक तो यहाँ पे एंड ऑफ द कीबोर्ड, यार मेरी टाइपिंग गंदी हो गई, और आपको मिल जाएंगी ऊपर, और ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये भी आपकी न्यूमरिक कीज हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। फिर आती हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज होती हैं जैसे कि स्पेस बार हो गई, एल्ट कीज हो गई, कंट्रोल की हो गई, शिफ्ट की हो गई, कैप्स लॉक की हो गई, टैब की हो गई। एल्ट की दोनों तरफ आपको कीबोर्ड मिल जाएगी, राइट साइड लेफ्ट साइड, क्योंकि इजी ऑफ एक्सेस के लिए। काफ़ी लोग कहेंगे दो दो बार क्यों दे दी कंट्रोल की, बस आपकी इजी ऑफ एक्सेस के लिए होती है। वरना देखिए ये हमारे पास एक कीबोर्ड है, मिनी कीबोर्ड है, छोटी छोटी सारी कीज़ हैं, बहुत अच्छा है, इसमें आपको सब बढ़िया है। फिर आते हैं यहाँ पे स्पेशल की में स्पेस बार, ये सबसे लंबी की होती है पूरे कीबोर्ड की, इसको कहते हैं स्पेस बार। ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की, इसका सिर्फ यूज होता है ब्लैंक स्पेस देने के लिए टेक्स्ट फाइल में कहीं भी, बस।
एंटर की, इसे बोलते हैं हम लोग एंटर की। कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। एंटर की, इट इज यूज टू सेंड द कमांड एंड वी टाइप्ड to the processor and to start a new paragraph while typing a document there are two enter keys on a keyboard। दो एंटर की कहाँ होती हैं, एक ये होती है और दूसरी यहाँ पे होती है। और ज़्यादातर कीबोर्ड जो छोटे कीबोर्ड्स होते हैं वहाँ पे एक ही होती है एंटर की। फिर होती है कंट्रोल की, ये होती है कंट्रोल की, इसे कंट्रोल की बोलते हैं। इसके लिए these keys are used along with other keys are used to give special command। इनका स्पेशल कमांड देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए। अब डायरेक्ट आप ए दबाएंगे तो उससे सिर्फ एक ही कमांड जाएगा, ए लेटर टाइप होगा बस। पर आप जब कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे यूवी वाली तो पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल की का यूज करते हैं स्पेशल कमांड देने के लिए, और ये दूसरी की के साथ काम करती है। नॉर्मली अकेले आप कंट्रोल की दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा सिस्टम में। फिर आती है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स ऑन द करेक्टर दैट आर प्रिंटेड अबव अदर करेक्टर ऑन द कीबोर्ड। शिफ्ट की का नॉर्मली यूज होता है, इसका भी एक प्रकार से स्पेशल यूज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई की दबा सकते हैं, स्पेशल इसका भी यूज है। बट नॉर्मली इसका यूज हम लोग करते हैं किसी चीज को कैपिटल करने के लिए। जैसे आप टाइप कर रहे हैं, आपने टाइप किया से बम नॉर्मली, ठीक है, तो हर बार आप स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे नहीं, या हर बार आप कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लेटर में नहीं टाइप करेंगे। पर अगर आपको एक लेटर कैपिटल करना है तो आप शिफ्ट के साथ कमांड दीजिए तो ये हो जाता है आपका कैपिटल। या फिर शिफ्ट के साथ ये कीज भी यूज करते हैं हम लोग, स्पेशल कीज ऊपर वाली, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली आप 5 दबाएंगे तो 5 ही बनेगा, अब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये लेटर आ जाएगा। फिर आती है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का हम लोग यूज करते हैं टू डिलीट द करेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड। अगर जैसे हम कहीं लिखते हुए जा रहे हैं SHI और फिर बाद में आपको आई काटना है तो बैक स्पेस की दबा के आप उसको काट सकते हैं आई को। फिर चलते हैं आगे। फिर आता है अपना escape की, इसको बोलते हैं हम लोग escape की। escape की इज वन ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। ये सबसे कॉर्नर में, सबसे कोई भी कीबोर्ड उठाएंगे सबसे कॉर्नर में सबसे ऊपर ही होती है की। इसका काम होता है नॉर्मली किसी टास्क को क्लोज करने के लिए। अगर कोई टास्क आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली आप escape की बटन दबाइए, वो क्लोज हो जाता है बस। फिर चलते हैं कैप्स लॉक की। ये होती है कैप्स लॉक की, आपको दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड। ये रहती है ये कैप्स लॉक की। इस कैप्स लॉक की का काम होता है, कैप्स लॉक की इज टर्न ऑन लेटर कैन बी कैपिटलाइज विदाउट यूजिंग दैट और यू कैन यूज शिफ्ट। इससे नॉर्मली आप किसी लेटर को कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक की का काम हो गया। फिर आती हैं कर्सर की, इनको बोलते हैं हम लोग कर्सर की। ये जो 4 कीज होती हैं इनको बोलते हैं कर्सर की। इसको अप एरो, इसको डाउन एरो, इसको लेफ्ट एरो, इसको बोलते हैं राइट एरो। दीज आर द कर्सर कीज। इनका क्या काम होता है, कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल कीज इनको बोलते हैं। कंट्रोल कीज आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, और पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए भी इनका यूज होता है। फिर आती है फंक्शन कीज। ये जो ऊपर 12 कीज होती हैं F1 से लेके F12 तक, दीज आर द फंक्शन कीज। फंक्शन कीज 1 to 12, इनका भी स्पेशल फंक्शन रहता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे F1 फॉर हेल्प, F2 फॉर रीनेम, F5 फॉर रिफ्रेश। फिर दीज कीज आ जाती हैं, प्रिंट की, स्क्रॉल, स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल नहीं हो पाएगा अगर ये ऑन कर देंगे आप, पुश ब्रेकर, इंसर्ट की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, एंड की, डिलीट की, ये अलग अलग कीज होती हैं। तो ऐसे कीज बहुत सारी होती हैं इस कीबोर्ड में। अब आपको कुछ अलग अलग टाइप के कीबोर्ड दिखाते हैं। ये कीबोर्ड यूज होता है मैक्स वाले सिस्टम्स में, मैक जो आई मैक आते हैं उनमें। अभी आप कंफ्यूज हो जाए ना हो नेक्स्ट जब भी आप इन्हें देखें, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। नॉर्मली हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कीबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे विंडो वाला आइकन रहता है, बट एक्चुअली में यहाँ पे कमांड वाला आइकन है। यहाँ पे अलग अलग कीज़ हैं, कंट्रोल कीज़ है, ऑप्शन कीज़ है। ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं, ये क्या कीबोर्ड ही गलत है? नहीं, ये होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए
ये आपको आपकी बुक में नहीं था, मुझे लगा कि आपको मेंशन करना चाहिए, कर रहा हूँ। मैक्स में होता है, एक्चुअली उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, उनको चलाने का तरीका अलग होता है, पूरा इंटरफेस अलग रहता है। आप चाहेंगे कोने में जाएँ, आपको विंडोज़ आइकन मिल जाए, नहीं मिलेगा, अलग ही पूरा सिस्टम रहता है, इसलिए उनका कीबोर्ड भी अलग होता है। पर काम आप सेम जो उससे करेंगे वो इससे कर पाएंगे। जैसे कि आप उसमें टाइपिंग करेंगे तो इसमें भी आप टाइपिंग कर पाएंगे, तो पूरी लेटर्स हैं। उसमें फंक्शन कीज़ होती हैं, इसमें भी आपको पूरी फंक्शन कीज़ मिलेंगी। उसमें न्यूमरिक कीज़ हैं तो इसमें भी आपको न्यूमरिक कीज़ मिल रही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बहुत सी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, एस्केप की दोनों कीबोर्ड्स में आपको सेम मिल जाएगी। पर कुछ फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए, वैसे यहाँ पे कमांड के साथ भी कुछ की चलती हैं। तो सेम चीज़ है, बस एक तरीका है आपको दिखाने का, ये कि थोड़ा कीबोर्ड में अंतर रहता है क्योंकि अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया है। अगर कोई कीबोर्ड लिनक्स के लिए डिज़ाइन किया, वो थोड़ा अलग डिज़ाइन होगा, बस डिज़ाइन का अंतर है। बाकी फंक्शन सेम है, काम आप सेम ही करने वाले। अभी ये वाला कीबोर्ड है, ये मिनी कीबोर्ड आता है थोड़ा छोटा सा, इसमें यहाँ पे इन्होंने फिंगरप्रिंट भी दे दिया। यहाँ से आप फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक कर सकते हैं अपने पीसी को। एस्केप की फंक्शन कीज़ है। अब यहाँ पे न्यूमरिक कीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी होती है न्यूमरिक कीज़ की पूरी ब्रांच। तो ऐसे ही काम चलता है। फिर चलते हैं थोड़ा आगे। अब चलते हैं माउस की तरफ। माउस सबसे खतरनाक चीज एक कंप्यूटर की। 2021 में अगर एक सिस्टम में माउस नहीं है तो 90% लोग उस कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। आज के मात्र 4 5 6 साल पहले, अभी तो मैं नहीं बोल सकता, पर आप 1998 या 2000 के आसपास की ले लें, माउस का हिसाब ही नहीं था। सब कुछ आपको कमांड लाइन पे ही काम करना पड़ता, CLI पे ही, और पूरा कीबोर्ड से ही काम होता था। आपके सामने सिर्फ एक CLI इंटरफेस होता था जिसमें आप केवल कमांड्स दे सकते हैं नॉर्मली, बस। कोई भी आपके सामने GUI नहीं है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है जिससे आप देख देख के कहीं क्लिक कर रहे हैं, तो नहीं, तब माउस का कोई काम ही नहीं था। पर आज इसको हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आज हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही ज़्यादा काम है, कंप्यूटर अगर हम यूज करते हैं तो। माउस इज एन another important input device that is used to point and select object and hence it is known as pointing device। इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इससे हम नॉर्मली कहीं पॉइंट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ जो डिवाइस में यूज कर रहा हूँ इसको कहते हैं ग्राफिक पैन। ये भी नॉर्मली सेम ही काम करता है। इससे मैं, मेरे पास ग्राफिक टैबलेट है जिससे मैं मूव कर सकता हूँ अपने हाथ को, और ये देखिए नॉर्मली माउस देखिए, ये कर्सर मूव हो रहा है, ठीक है। इस माउस में क्या होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है और एक स्क्रॉल की होती है। और नॉर्मली इसको हम एक सरफेस पे मूव करते हैं तो ये इसका जो कर्सर है ये मूव करता है स्क्रीन। फिर चलते हैं थोड़ा नीचे आगे। अलग अलग तरीके के माउसेज होते हैं, पर जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल माउस, क्योंकि इसमें एक ऑप्टिकल लेंस लगा होता है नीचे जो सरफेस को ट्रैक करता है, उसी हिसाब से आपके कर्सर को मूव कराता है स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको ऊपर बताया कि माउस में 3 बटनें होती हैं। नॉर्मल एक माउस में 3 बटनें होनी चाहिए, बट कुछ गेमिंग माउसेज आते हैं उनमें 7 7 बटनें, 8 8 10 10 बटनें तक होती हैं। जैसे ये लेफ्ट हो गई, राइट हो गई, ये स्क्रॉल हो गई, DPI चेंजर हो क्या, ये इधर और स्क्रॉल की बटन हो गए, ये एक बटन ये हो गई, एक बटन ये हो गई। सेम उसी तरीके से उधर भी बटन रहती है, कभी कभी यहाँ पे भी बटन रहती है, कभी कभी यहाँ पे भी बटन रहती है। इस तरीके से बहुत सारी बटन्स होती हैं। इनको गेमिंग माउस बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा फंक्शंस देने के लिए हम देते हैं, क्योंकि बहुत बार हम बहुत से काम टास्क करना चाहते हैं, उनको हम इन कीज़ से ट्रिगर करते हैं। जैसे हम चाहते हैं इस की से मैं अगर कोई वेब पेज व्यू कर रहा हूँ तो उसका बैक टैब हो जाना चाहिए, तो इससे हो जाएगा। नेक्स्ट टैब इससे हो जाएगा। इससे आप कोई और चीज़ स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे आप कोई और चीज़, इससे आप DPI चेंज कर सकते हैं माउस की। अगर हम माउस को धीरे धीरे मूव करें तो मेरा कर्सर तेज़ तेज़ मूव होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस आप इनको सेट कर सकते हैं, पर ये आपको बताना मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने बता दिया। फिर आता है यहाँ पे ये नॉर्मल माउस, ये वायर्ड माउस है। फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो आप बुक्स में देखते हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिसमें पहला होता है वॉल माउस। इट हैज़ अ वॉल अंडर इट टू कंट्रोल इट्स मूवमेंट। ये तो नॉर्मली एक माउस उठा लिया, बस आपको समझाना था। ये ऐसी बॉल उसके नीचे रहती है, माउस के नीचे। ये माउस है, इस माउस के नीचे यहाँ पे अभी ये ऑप्टिकल लेंस लगा हुआ है, ये ट्रैक करता है स्पेस को। ठीक है, देखिए कर्सर मूव कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए मूव कर रहा है। तो
ऐसे ही वहाँ पे एक बॉल रहती है, वो बॉल क्या करती है, उसको जब आप मूव करते हैं तो वो बॉल मूव करती है आगे पीछे। तो एक सेंसर रहता है, वो उस मूवमेंट को ट्रैक करता है, अप डाउन हो रही है, लेफ्ट राइट हो रही है, उसी हिसाब से वो कर्सर को मूव कराता था। वो इतने सक्सेस नहीं थे, उनकी बॉल्स लोग चुरा लेते थे, जैसे लैब्स वगैरह में लगी हैं तो लोग उनको चुरा लेते थे, और या वो कहीं गिर जाती थी, खो जाती, कई समस्याएं होती थी, इसलिए उनको बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद है ऑप्टिकल माउसेस जो हम लोग यूज करते हैं। फिर है थ्री बटन्स माउस, नॉर्मली इनको ही बोलते हैं, इसमें तीन बटनें होती हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल की। फिर आते हैं वायरलेस माउसेस। वायरलेस माउसेस में क्या होता है, जैसे मेरे पास पिक है शायद, दीज आर द वायरलेस माउसेस। इनमें क्या होता है कि इनमें एक एक्स्ट्रा डोंगल रहता है, ये वायरलेसली इससे कम्युनिकेट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड उस पे। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं और इसमें किसी तार की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि ये रहा अपना माउस, कोई तार की आवश्यकता नहीं, नॉर्मली इसे यूज करते हैं हम लोग। ज़्यादातर लोग आजकल वायरलेस माउस यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, माउस हो गया। द नेक्स्ट कैटेगरी इज इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही है, इसको हम लोग कहते हैं स्कैनर। क्या है, स्कैनर यूज टू इंटायर प्रिंट डेटा डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर। जैसे कोई पेज है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है, आपको आप चाहते हैं उसको अपने सिस्टम में लेने के लिए, तो नॉर्मली स्कैनर का प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर किसी फाइल को आप रखेंगे, उस डेटा को, जो फिजिकल डेटा है उसको इलेक्ट्रिक डेटा में कन्वर्ट कर देगा, उसको स्कैन कर लेगा और आपके सिस्टम में पहुंचा देगा। बस नॉर्मली इतना काम है एक स्कैनर का, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आता है अपना माइक्रोफोन। व्हाट इज़ माइक्रोफोन? अ माइक्रोफोन इज़ यूज्ड टू एंटर साउंड इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का सिर्फ इतना काम है कि इसका काम होता है कि जो आपकी वॉइस है उसको आपके सिस्टम में एंटर करने के लिए। फिर आता है अपना लाइट पेन। लाइट पेन इज यूज टू ड्रॉ लाइंस एंड फिगर ऑन अ सीआरटी स्क्रीन। ये लाइट पेन क्या होता है, सिस्टम से कनेक्ट हो जाता था और आप जैसे स्क्रीन पे कोई चीज है तो उससे आप ड्रॉ कर सकते थे कोई चीज, तो वो नॉर्मली जब आप फिजिकली ड्रॉ करते थे वो आपके सिस्टम में ड्रॉ हो जाती थी। इस माउस के थ्रू आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, वो उतनी प्रिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो कंट्रोल करने की, इसको इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता जितनी अच्छी से इस पेन को कंट्रोल किया जा सकता है, बस इसीलिए लाइट पेन्स बने। तो इससे इसका काम क्या था, नॉर्मली लाइट पेन इज यूज टू ड्रॉ लाइंस ऑन द सीआरटी मॉनिटर्स। मॉनिटर्स पे इससे टाइप करने के यूज आता था, बस। फिर आते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस था। इसका काम होता था नॉर्मली गेम खेलने के लिए, क्योंकि ये हैंडल होता था, हैंडल पे कुछ बटन्स रहती थी, ये ये बटन, और इसको आप आगे पीछे ऐसे या ऐसे मूवमेंट दे सकते थे, और कुछ फंक्शन कीज यहाँ तो होती थी। तो इसी तरीके से आप इससे गेम खेलते थे, इसको भी हम लोग इनपुट यूनिट बोलते हैं। फिर आ जाता है अपना वेबकैम। Webcam is used to upload photos and videos over internet. It is used for video conferencing and making video calls. इसका काम होता था वीडियो कॉल कर, होता था नहीं, मैं क्यों फ्यूचर में, मैं फर्स्ट में क्यों जा रहा हूँ, ये नॉर्मली हो रहा है अभी। इसका काम होता है वीडियो कॉल्स करने के लिए या अपनी फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। नॉर्मली कंप्यूटर के सामने लगा है, आपने एप्लीकेशन ऑन किया, फ़ोटो खींच ली, या फिर बस यही चीज़ें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसका प्रयोग होता है। फिर आ जाते हैं डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरास, पिक्चर क्लिक्ड यूजिंग अ डिजिटल कैमरा कैन डायरेक्टली फीड टू द कंप्यूटर। इससे क्या है, डिजिटल कैमरा जो पहले हम लोग नॉर्मली यूज कैमरा करते थे जिसमें रील वील पड़ती थी, उसमें क्या होता था, उन फाइल्स को डायरेक्ट आप कंप्यूटर में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे। वह डिजिटल कैमराज जब से आ गए, इनमें क्या है, आप फोटो कैप्चर कीजिए और डायरेक्ट आपकी फ़ोटो आप सिस्टम में भेज सकते हैं, बस नॉर्मल। फिर आता है अपना OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, एक लेंस लगा होता है, सेंसर। वो उसका काम क्या होता है, कहीं टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा है तो नॉर्मली इससे आप स्कैन कीजिए, वो आपके सिस्टम में भेज देता है, बस। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज यूज टू रीड अल्फाबेटिकल करेक्टर रिटन ऑन अ पेपर। फिर आता है बार कोड। बार कोड, इट्स रीड द कोड मार्क एज अ वार ऑन मैनी प्रोडक्ट्स। ये ऐसे बार कोड से बने रहते थे ना, मोटी पतली लाइनें से,
इनको ये रीड करता है। इन कोड्स में कोई नंबर हो सकता है, जैसे कहीं पे 21124 3 होता है। इसका एक्चुअली में यूज क्या होता है, ये बहुत फास्ट होते हैं। कहीं पे कोड बना है तो ये तुरंत स्कैन कर सकता है। अब बार बार आपको टाइप ना करना पड़े, तो नॉर्मली इस कोड को स्कैन किया, उसने ऑटोमेटिकली वहाँ टाइप कर दिया। कई बार जैसे पोस्ट ऑफिस में आपकी पोस्ट आती है, वहाँ पे स्पीड पोस्ट के नीचे एक कोड डला रहता है आपका एयरवे नंबर। तो उस कोड को दिन में अगर 10,000 आपको पोस्टें स्कैन करनी है, मतलब टाइप करनी है, तो एक आदमी का तेल निकल जाएगा। इसका काम क्या है, नॉर्मली उसको स्कैन करा, हो गया, टाइप हो गया, डाल दी, स्कैन किया, डाल दी, स्कैन किया, डाल दी, बहुत फास्ट इससे काम हो जाता है। इसका नॉर्मली काम है बारकोड को रीड करना, और ये एक इनपुट डिवाइस है। अब आगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आर लाइकली नॉर्मल स्क्रीन, बट देयर टेक इनपुट जस्ट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट आर डिस्प्लेड ऑन द आइटम। टच स्क्रीन क्या है, नॉर्मली ये भी एक स्क्रीन नॉर्मली होती है, पर इसमें आप अपने हाथ से ही डायरेक्ट कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे टच कर सकते हैं, आप सिस्टम को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, पर ये जो मॉनिटर है ये तो आउटपुट डिवाइस है। भैया नहीं, मैं मॉनिटर की बात ही नहीं कर रहा, मैं टच स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। पर काफ़ी लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि टच स्क्रीन में टच स्क्रीन भी आ जाती है और पीछे का जो पैनल है वो भी आ जाता है। पैनल आउटपुट डिवाइस है जो आपको इंस्ट्रक्शंस को दिखा रहा है, और जो टच स्क्रीन जिससे आप टच कर रहे हो उसे इनपुट डिवाइस। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो यूज करते हैं उनमें मिक्स रहती हैं, वो आउटपुट इनपुट डिवाइस रहती हैं। जैसे कि आप ईयरफोन यूज करते हैं, ईयरफोन में जो माइक लगा वो इनपुट डिवाइस है, जो कान में सुन रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस है। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग कंबाइंड यूज करते हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। बहुत हो गए इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर आर कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे है आउटपुट डिवाइसेस। नॉर्मली जो डिवाइसेस जो आपने इनपुट दिया, और जब आपके सीपीयू ने उसे प्रोसेस कर दिया, जो आपको दिखाती हैं स्क्रीन पे, उनको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। स्क्रीन नहीं बोल सकते, जो भी आपको आउटपुट देने में प्रयोग होती हैं डिवाइसेस, जो भी आपको सीपीयू का आउटपुट देने में प्रयोग करती हैं होती हैं डिवाइसेस, उनको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और आपका प्लॉटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आउटपुट देने में यूज होती हैं। अब हम लोग आउटपुट की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। इट इज जस्ट लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है आउटपुट डिवाइस। बिना मॉनिटर के एक सिस्टम, एक कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप यूज़ तो कर सकते हैं, बट बिना मॉनिटर के आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। दो तरीके के यहाँ पे मॉनिटर्स हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। जिसमें कैथोड रे मॉनिटर्स वो होते थे जिसमें कैथोड रे यूज की जाती थी, जो बहुत सारे पीछे पिछवाड़ा सा निकला रहता था उनका, और बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन लेते थे, और बहुत सी उनके साथ प्रॉब्लम्स थी। तो चलते हैं नीचे, फिर आ जाते हैं नीचे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, जिनको हम लोग बोलते हैं LCD। LCD दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव को हम लोग TFTs भी बोलते हैं, और पैसिव को हम लोग पैसिव मैट्रिक्स वाली ही डिस्प्ले बोलते हैं। LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज़ अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट यूजर लाइट एमिटिंग डायोड। एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है जो यूज करती है लाइट एमिटिंग डायोड को, दैट कैन बी प्लेस्ड आइदर बिहाइंड द स्क्रीन और अराउंड द एज। फिर आ जाती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, OLED इसे बोलते हैं। OLED are used to create digital displays in devices such as computer monitor or a massive electroluminescent layer. It is a film of organic compound that emits response to the electric current. सेम फंक्शन पे ये भी काम करते हैं। इनकी फंक्शनिंग आपको समझनी नहीं, सिंपली इनकी डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। प्रिंटर्स आर यूज टू गिव आउटपुट ऑन पेपर। दीज आर स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ प्रिंटिंग डिवाइस। प्रिंटर्स आर यूज टू गिव आउटपुट ऑन अ पेपर। प्रिंटर्स का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक्स आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है आपके पीसी में, उसको एज अ फिजिकल डेटा पाने के लिए आप प्रिंटर्स का यूज करते हैं नॉर्मली। बस जैसे कुछ आपके सिस्टम में लिखा है, आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई राम,
इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो ये चीज़ आपको फिजिकली मिल जाएगा, उसमें भी राम लिखा होगा। अब प्रिंटर्स होते हैं अलग अलग तरीके के। प्रिंटर्स नॉर्मली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट से ही समझ में आता है कि इम्पैक्ट बोलते हैं जोर, जिसमें किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, कट 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 कट। जैसे आप कहीं अगर तहसील वहसील में गए हो, यहाँ पे टाइपिंग टाइपर होता है, वो टाइप करता है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। उसमें एक रिबन लगा होता है, वो रिबन पे इंक रहती है, और जो करेक्टर्स होते हैं लोहे के, वो बाहर उस पे लगते जाके पेज पे खट 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 इम्पैक्ट डालते हैं उस पेपर पे, तब टाइपिंग होती है। उनको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आप फिजिकली ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या तो वो लेज़र के थ्रू प्रिंट हो रहा होता है, या फिर वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट के थ्रू हो रहा होता है प्रिंट, तो वो अलग फंक्शंस से काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है। दीज आर द मैकेनिज्म सिमिलर टू द टाइप राइटर। जैसा मैंने अभी बताया, टाइप राइटर यूज किए जाते हैं। विद एन हैमर स्ट्राइक्स पेपर थ्रू इंक्ड रिबन। जो एक उसमें हैमर रहता है, वो इंक्ड रिबन पे टकराता है और फिर उसको टाइप करता है, बस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर यूजिंग अ केयरफुली अरेंज्ड सीक्वेंस ऑफ डॉट्स पिक्ड वेरी क्लोज टू द ईच अदर। इट्स प्रिंट वेरी पुअर क्वालिटी। आपने कहीं अगर प्रिंट देखी हो, डॉटेड प्रिंट नहीं होती है ऐसी ऐसे करके, आपने डॉटेड प्रिंट अगर देखी है किसी, जैसे टिकट विकेट देखी होगी, तो उसमें डॉटेड रहती है, बस यही है। ये डॉट्स प्रिंट करते हैं, डॉट लगाते चले जाते हैं और उस करेक्टर को बनाते चले जाते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है, घटिया क्वालिटी, पर ये थोड़े फास्ट रहते हैं, इतना तो है। फिर आता है डिजी व्हील प्रिंटर। अब तो कहीं यूज़ नहीं होते हैं, बट डिजी व्हील प्रिंटर काम कैसे करता है? इसमें एक व्हील लगा होता है, उस पे करेक्टर्स पड़े होते हैं, और ये मूव करता है, और एक ये हैमर रहता है, ये मोटर रहता है। तो क्या करते हैं, जब ये मूव करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है। इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल आया कि आपको शिबम प्रिंट करना है, तो ये मोटर एस लेटर को यहाँ लेके आएगा, और ये हैमर फट देना उसको पेल देगा, तो यहाँ पे एस बन जाएगा। फिर एच आना है, तो फिर ये मोटर घुमाएगा, फिर एच लेटर यहाँ आएगा, और फिर हैमर मार देगा। तो डिजी व्हील प्रिंटर में क्या कह सकते हैं, एज नेम इंडिकेट इट्स यूज अ व्हील एज अ प्रिंट हेड। इट रोटेट्स, हैमर स्ट्राइक स्पोक्स बैक साइड एंड प्रेस इट अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट अ करेक्टर। यहाँ पे इधर इंक रिबन रहता है। तो नॉर्मली ऐसे ही काम करता है ये डिजी व्हील प्रिंटर। फिर चलते हैं लाइन प्रिंटर। डिजी व्हील प्रिंटर का ही भैया है ये लाइन प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लाइन में लेटर्स रहते हैं, डिजी व्हील में गोला था, लाइन प्रिंटर में रिबन टाइप का है ये, और रिबन में सारे लेटर्स हैं, पूरी कोडिंग होती है ऑलरेडी। इसमें लिखा है 132 प्रिंटिंग पोजीशंस, 132 ही लेटर होंगे क्योंकि 132 पोजीशन है। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट चैन ऑफ 548 करेक्टर पर सेक्शन। तो उसी हिसाब से इसमें भी करेक्टर जाते हैं सामने, हैमर रहता है, स्ट्राइक करता है और प्रिंट हो जाता है। डिजीबेल प्रिंटर हो गया अपना, लाइन प्रिंटर हो गया। अब आता है ड्रम ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर भी सेम फंडामेंटल पे काम करता है। इसमें एक ड्रम रहता है, ड्रम में सारे कैरेक्टर्स रहते हैं। दीज आर द ब्रांड ऑफ लेटर ईच प्रिंट कॉलम। इसमें अलग अलग कॉलम होते हैं। यहाँ पे ये हैमर रहता है, यहाँ पे पेपर रहता है, यहाँ पे एक रिबन रहता है। तो कंप्यूटर प्रिंटर क्या करता है, इन ड्रम्स को आगे पीछे मूव करा देता है, इससे ये टैब हो जाता है। अब ड्रम, लाइन, डिजिबल तीनों सेम फंडामेंटल पे काम करते, तो इनकी आवश्यकता क्या पड़ी तीन तरीके के प्रिंटर बनाने की। तीनों प्रिंटर्स को बनाने में मेन जो ज़रूरत पड़ी, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। सिर्फ स्पीड की वजह से इन तीनों प्रिंटर्स को अलग अलग इनका डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत पड़ी, बस इतना ही है। इसकी स्पीड 300 से लेके 2000 लाइन्स तक हो गई थी, ठीक है, पर मिनट। और ये बहुत ज़्यादा लाइन होती थी उस टाइम के लिए। आजकल तो ये सब चीज़ें यूज ही नहीं होती, आजकल सब लेज़र इंकजेट प्रिंटर ही यूज होते हैं, बस। फिर आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूजेस द केमिकल हीट और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ईच और induce symbols on a paper. Many of these require special coated और treat papers. देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि स्पेशल टाइप का पेज यूज किया जाता है। या तो स्पेशल पेज यूज किया जाएगा या स्पेशल इंक यूज की जाएगी।
या फिर स्पेशली ट्रीटेड पेपर यूज किया जाता है। जैसे जो थर्मल प्रिंटर्स यूज होते हैं उनमें इंक नहीं यूज होती, उनका जो पेज होता है वो थोड़ा स्पेशली ट्रीटेड होता है। उसमें क्या होता है, जब कोई गर्मी लगती है उसमें तो वो चीज़ उभर के आ जाती है। तो ऐसे ही थर्मल प्रिंटर, इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं। फिर इंकजेट प्रिंटर्स में क्या होता है, उनमें स्पेशल इंक होती है, उसको चार्ज कर दिया जाता है। उस पोर्शन को एक हेड होता है और पोर्शन को चार्ज किया जाता है, उसी हिसाब से वो टाइप करता चला जाता है लाइन वाइज लाइन। चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इनको हम लोग इंकजेट प्रिंटर भी बोलते हैं। सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट प्रिंटर्स। दे कम इन द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर्स दैट प्रिंट इंटायर पेज एट अ टाइम। ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, ये पूरे पेज को ही हमेशा प्रिंट करते हैं एक बार में। नॉर्मली जो अपना डिज़ीबेल और ये सारे प्रिंटर्स थे, ये नॉर्मल थोड़ा सा पेज प्रिंट करते हैं और स्लिप फाड़ ली, या ऐसा नहीं होता था कि पूरा ए फोर साइज पेज ही प्रिंट कर रहे हैं। ये प्रिंट करते जा रहे हैं, इनमें कंटिन्यूस पेज लगते हैं। सच टाइप ऑफ प्रिंटर आर वेरी फास्ट प्रिंटर, दे यूज द इंटायर पेज एट टाइम। इसमें क्या होता है कि एक हेड लगा होता है इधर, वो इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करता है। उसमें जैसे अगर कलर प्रिंटर है तो उसमें 4 हेड रहते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, और एक होता है ब्लैक के लिए। और जो इंक इसमें जाती है वो चार्ज्ड इंक होती है जिस हिसाब से, और फिर एक पेपर पे छापते चले जाते हैं। बस इंकजेट प्रिंटर ऐसे ही काम करता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने लेज़र प्रिंटर की तरफ। लेज़र प्रिंटर सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कैटेगरी। दीज प्रिंटर्स प्रिंट सिंगल पेज at टाइम। They uses laser light to produce a image on the photosensitive drum. By using the laser light, this printer can print many pages. इसमें एक ड्रम लगा होता है, ठीक है, और इधर एक इंक ड्रम लगा होता है। इस ड्रम को ये लेज़र से चार्ज कर देते हैं, और इधर जो इंक लगी रहती है, जो पोर्शन चार्ज किया है इंक, उसी पोर्शन में देखिए इंक मान लो नेगेटिव चार्ज है, और उस लेज़र ने उस ड्रम पे उसको चार्ज किया है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जहाँ पे एरिया रहेगा वहाँ तो इंक नहीं लगती है, जहाँ पे नेगेटिव एरिया मतलब नेगेटिव रहेगा वहाँ पे ये इंक लग जाएगी। तो इसी हिसाब से टाइपिंग होती चली जाती है। इंक नेगेटिव है और एरिया उसने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, जो ब्लैंक पोर्शन है वहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव तो लगता नहीं है, और जहाँ पे पॉजिटिव होगी वहाँ पे इंक लगती जाएगी और आपका एक पूरा पेज छप जाता है। ये मिलियंस ऑफ पेजेस को छाप सकते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। अब आती है चौथी कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी नहीं, चौथा टाइप, थर्मल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट का। थर्मल प्रिंटर्स ज़्यादातर यूज होते हैं अपने एटीएम्स में, शॉपिंग मशीन्स में, पेट्रोल पंप्स में। देखिए किसी प्रिंटर में आपको पेज तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको इंक भी डालनी पड़ती है। तो उस कन्वीनियंस, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक्चुअली क्या होता है, कई बार हेड्स ख़राब हो जाते हैं, कई बार कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इंक जेट और लेज़र प्रिंटर्स में प्रॉब्लम आती है इंक की वजह से। थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक हेड लगा होता है जो गर्म होता है, और यहाँ से एक पेज स्पेशली ट्रीटेड पेज होता है। इसमें क्या होता है, जो पोर्शन पेज का गर्म होगा वो चीज़ वहाँ पे छप जाएगी। तो इसी हिसाब से ये इसलिए इनमें यूज की जाती है क्योंकि दे हैव वेरी पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी, दैट इज नॉर्मली आपको सिर्फ एक छोटा सा रिपोर्ट ही देना होता है। जैसे एटीएम में आपको सिर्फ नॉर्मल सी रिपोर्ट देनी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे इतने, तो आपको वहाँ क्वालिटी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ डेटा की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ पे थर्मल प्रिंटर्स यूज होते हैं। प्लॉटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस प्रिसाइज एंड गुड क्वालिटी ग्राफिक्स ऑन अ ड्राइंग। दीज यूजेस इंक पेन और इंक जेट टू ड्रॉ ग्राफिक ड्राइंग्स। प्लॉटर्स एक प्रकार से प्रिंटर के पापा हैं, इंक जेट प्रिंटर के पापा। ये बहुत बड़ा प्रिंटर होता है, मतलब इसका साइज़ कितना भी हो सकता है, आप जितना बड़ा चाहें तो इसका ये जो मूविंग वाला एरिया होता है ये आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसमें भी एक हेड लगा होता है जो मूव करता है इधर उधर, और ये चीज़ों को छापता चला जाता है, ठीक है। दूसरा, प्लॉटर में ही एक होता है क्या, इसमें मेन चीज़ ये, इसके लेज़र कटिंग में भी इसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का ही। इसमें एक नीचे कटर ब्लेड लगा रहता है, वो चीज़ों को प्रिसाइजली कट कर देता है। ये काम करता है एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से, आगे पीछे दाएं बाएं काम करता है। क्योंकि इसमें जो ये जो इधर जो जो कटर लगते हैं, लेज़र लगता है, वो राइट लेफ्ट मूव करता है, और जो पेज है आगे पीछे मूव करता है। तो इसलिए 4 एक्सिस होता है
ठीक है? और ये पेज आगे पीछे करके काम कर लेता है, बट इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, पेज एक साइड से घुसा तो बाहर ही निकलेगा, अब नहीं वापस जाएगा। तो इसलिए इसको स्पेशली कैटेगराइज कर दिया है। फिर आते हैं अपने स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस में। स्पीकर्स वर्क बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। स्पीकर्स क्या होता है, जो आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो वो हम लोगों को सुनाई पड़ता है। अभी यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, कई बार आपने सुना भी होगा। किसी ने बोला, आप जैसे कोई सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो किसी ने बोला व्हाट्स योर पेरिफेरल्स, आप अपने सिस्टम में क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो अ डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू आईओ मॉड्यूल ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ पेरिफेरल डिवाइस। या फिर आप कह सकते हैं कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो आप सिस्टम में यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस। बस नॉर्मल जैसे माउस कीबोर्ड ये सब चीज़ें हमारी पेरिफेरल्स हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी। मेमोरी रेफर्स टू स्टोर एरिया दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हेन डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड इन बाइनरी फॉर्म्स। जब भी आपका सिस्टम, देखिए आपको पता होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो डेटा को प्रोसेस करता है 1 और 0 में। ये केवल दो ही चीज़ें समझता है, या तो ये किसी चीज़ को ऑन कर रहा होता है या किसी चीज़ को ऑफ कर रहा होता है, बट इतनी फास्ट कर रहा होता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मेमोरी रेफर्स टू स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन व्हेन डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। ये आपके डेटा को स्टोर करता है आपके सिस्टम में जब डेटा को प्रोसेस किया जा रहा होता है, या फॉर फ्यूचर पर्पज या डेटा को स्टोर करने के लिए। तीन तरीके पे डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पे मेमोरी एक्चुअली डिपेंड करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। किस किस पे इंपॉर्टेंट, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पहली एक्सेस टाइम पे, दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी पे, तीसरा कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। एक्सेस टाइम में क्या होता है कि मेमोरी कितनी फास्ट है डेटा को प्रोवाइड कराने में। अब हर जगह आप हार्ड डिस्क नहीं यूज कर सकते, हर जगह आप एसएसडी नहीं यूज कर सकते हो, हर जगह आप रैम यूज नहीं कर सकते हो। आपको भी पता है कि रैम बहुत फास्ट मेमोरी है, बट आप उसे एज ए स्टोरेज डिवाइस नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आपको भी पता है कि एक हार्ड डिस्क बहुत सस्ती है और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, 2 TB, 8 TB, 16 TB, अब तो पता नहीं कितनी कितनी टीबी स्टोर कर सकते हो, पर उसे एज आ रैम नहीं यूज कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 TB स्टोरेज लगा सकते हो, क्योंकि नहीं, इसका भी कॉस्ट है, आप नहीं इसको परचेज कर सकते, नहीं खरीद सकते, इतना महंगा नहीं यूज कर सकते, कॉस्ट भी तो मेन चीज़ है। फिर चलते हैं आगे, इनको हम सब डिवाइडेड करते हैं दो तरीके से, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए जो आपने कॉस्ट पर मिनट पढ़ा है उसमें क्या है कि सीपीयू तक डेटा पहुंचाने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज की जाती है, जिसमें सबसे कॉस्टली तो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी जो होती है वो सबसे कॉस्टली होती है, COST। फिर आती हैं अपनी एस रैम्स, स्टैटिक रैम्स, इनसे थोड़ी कम कॉस्टली होती है। फिर आती डी रैम्स, उनसे थोड़ी कम कॉस्टली होती है। फिर आती हैं SSD, उनसे थोड़ी कम कॉस्टली होती है। जो सबसे सस्ती होती है वो अपनी हार्ड ड्राइव्स होती हैं। पर इनका डिपेंड, ये क्यों इस पे इस चार्ट पे आई, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस। अभी जो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी, कैश मेमोरी डली हुई है, उसकी स्पीड एस रैम से ज़्यादा है, और एस रैम की स्पीड डी रैम से ज़्यादा है, और डी रैम की स्पीड SSD से ज़्यादा है, और SSD की स्पीड HDD से ज़्यादा है। तो हर जगह आप हार्ड डिस्क नहीं यूज कर सकते हो, हर जगह आप सीपीयू मेमोरी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सीपीयू की मेमोरी जो अंदर लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो डिपेंड करती है प्राइजेस। जैसे ही प्राइजेस किसी मेमोरी के बढ़ते हैं, कॉस्ट बढ़ती है, वैसे ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसको बोल सकते हैं प्राइजेस पर बिट। हर बिट के हिसाब से पैसे जिसके बढ़ते हैं उसी के स्पीड भी बढ़ जाती है। तो बस यही है कॉस्ट का ग्राफ। मेमोरीज कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी मेमोरीज एंड द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है, इसके बिना एक सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है कि इसके बिना सिस्टम तो चल सकता है पर आप डेटा कहाँ स्टोर करोगे, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। सेकेंडरी, प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, ये भी समझ सकते हैं, और इसकी आप ये समझने के लिए लिख सकते हो, पर इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी यूनिट हैज फास्टर एक्सेस टाइम, लो स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर कॉस्ट पर बिट
of a storage. It is accessed directly by the processor and it is based on the integrated circuit. It is the internal storage memory. देखिए, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती है और इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो कंप्यूटर तक डेटा फास्ट पहुंचाने के लिए हम इन प्राइमरी मेमोरीज का प्रयोग करते हैं, जिसमें आ जाती है रैम और रोम्स। रैम कितने प्रकार की होती है, रोम कितने प्रकार की, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। चलते हैं रैम। यहाँ पे लिखा हुआ रैम, दीज आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कंप्यूटर के 90% पार्ट सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। जैसे नहीं, 90% नहीं कह सकते हो, सीपीयू भी क्या सेमीकंडक्टर से बनता है, आपका रैम भी बनता है, आपकी ज़्यादातर चीज़ें आप सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं। These are the made of semiconductors are referred to as random access memory, क्योंकि ये किसी भी जगह को किसी से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पोर्शन ऑफ द रैम के से डेटा ये एक्सेस या सेव या एक्सेस कर सकते हैं। एंड द लोकेशन ऑफ द मेमोरी, किसी भी लोकेशन, मेमोरी के लोकेशन से ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे और बहुत फास्ट, और ये डेटा को रिट्रीव बहुत फास्ट कर सकते हैं। यही है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर चलते हैं, ये रीड राइट मेमोरी होती है, ये डेटा को रीड कर सकती हैं और राइट कर सकती हैं। और दूसरा ये वॉलेटाइल मेमोरीज होता है। तो इनका क्या होता है वॉलेटाइल, इनके अंदर जो डेटा सेव रहता है, जैसे ही पावर ऑफ होती है तो ये डेटा इनके अंदर से चला जाता है, डिलीट हो जाता है। इनमें डेटा ये सेव नहीं कर सकते परमानेंट। जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक डेटा है, जैसे ही आपने रीस्टार्ट किया डेटा यहाँ से डिलीट हो जाता है। फिर चलते हैं टाइप ऑफ रैम्स। दो तरीके की रैम्स होती हैं, एक एस रैम्स, डी रैम, स्टैटिक रैम्स इनको बोलते हैं, इनको डायनेमिक रैम्स कहते हैं। अब चलते हैं, व्हाट इज एस रैम्स। एस रैम्स यूज द बाइस्टेबल लीचिंग सर्किट टू स्टोर डेटा। ये इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रैम्स के अंदर ही आ जाते हैं। रैम के अंदर आने के बाद इनकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, पर स्टोरेज स्पीड इनकी फास्ट होती है और इनकी कॉस्ट पर बिट भी ज़्यादा होती है। तो और ये भी वॉलेटाइल इन नेचर होती है, डेटा लॉस्ट हो जाएगा जैसे ये पावर्ड ऑफ होती है। ये कुछ इसका लुक देख लीजिए, नीचे अलायंस करके कोई कंपनी है जो इसको बनाती है। फिर डी रैम्स आ जाती हैं, डायनेमिक रैम्स। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ईच बिट ऑफ डेटा इन द सेपरेट कैपेसिटर विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी डी रैम्स हैं, ये भी डेटा को स्टोर कर सकती हैं, पर एस रैम से इनकी जो स्पीड होती है थोड़ी कम होती है, लो। इनके प्राइजेस थोड़े लो होते हैं एस रैम के मुकाबले, और इनकी स्पीड भी थोड़ी लो होती है एस रैम के मुकाबले। और सेम वॉलेटाइल इन नेचर ये भी है, और पावर ऑफ होने के बाद डेटा इनसे भी लॉस्ट हो जाता है। फिर आ जाता है रोम। दीज आर सर्टेन एसेंशियल फंक्शन दैट कंप्यूटर मस्ट परफॉर्म व्हेन स्विच्ड ऑन। रोम्स के अंदर वो फंक्शंस, वो चीज़ें रहती हैं ऑलरेडी, वो डेटा रहता है कि जब आपका सिस्टम ऑन हो, जो फंक्शन आपका सिस्टम करेगा वो सारे इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर सेव रहते हैं। These low level of machine low functions are carried out through the series of the programs. इनके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ऑलरेडी फंक्शंस रहते हैं जो भी आपके प्रोसेसर को करने होते हैं और ये फास्ट प्रोवाइड करा सके, रैम तक पहुंचा सके। रोम जो डेटा होती है वो डायरेक्ट प्रोसेसर से कांटेक्ट नहीं करती है। नीचे क्या लिखा, दीज माइक्रो प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द चिप, दीज रीड ओनली चिप्स। इनसे केवल आप डेटा रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इनको आप डिलीट कर सकें। और ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं रोम्स। ये जैसे नहीं कहते मोबाइल की रैम तो हमारी भैया 8 GB है और जो हमारी रोम है वो 64 GB है। जो आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रोम में ही पड़ा हुआ है, और जो जो मोबाइल आपका फंक्शन कर रहा है, जो आपके प्रोग्राम्स को फास्ट प्रोसेस कर रहा है, वो आपकी रैम करवा रही है। और फिर प्रोसेसर भी तो डिपेंड करता है। टाइप ऑफ रोम। रोम के प्रकार होते हैं 3, जिसमें होता है प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। प्रोम का फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम, जो रोम्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, सभी को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर ई प्रॉम्स होते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ई प्रॉम में क्या होता है, इनमें डेटा को आप इरेज कर सकते हैं भाई, यूवी रेज की मदद से इस पर यूवी रेज डाली जाती हैं और इनको आप
डेटा को इरेज कर सकते हैं। EEPROM को आप इलेक्ट्रॉनिकली इरेज कर सकते हैं, नॉर्मली आप सिस्टम से ही आप उनको इरेज कर सकते हैं और उनमें नई रोम को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है इन दोनों के मुकाबले। अब चलते हैं थोड़ा आगे, सेकेंडरी मेमोरी। Okay, secondary memory, also known as auxiliary memory, is much larger in size but slower than the main memory. It cannot be accessed directly by the processor. It has the low cost per bit of storage and shows slow speed. A and D, एंड को देखो ADN लिख दिया भाई, जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी यार। फिर चलते हैं नीचे, सेकेंडरी मेमोरी जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क मेमोरी, CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव वगैरह होती हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या कहते हैं, इनको हम लोग नॉर्मली एज एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करते हैं। अलग अलग तरीके की सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, जिसमें आती है अपनी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है कि मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है और यहाँ पे एक प्लॉटर होता है जो किसी भी जगह पे जाके डेटा को रीड कर सकता है, वहाँ डेटा को राइट कर सकता है। ये रीडेबल और राइटेबल मेमोरी होती हैं और ये वोलाटाइल नहीं, नॉन वोलाटाइल इन नेचर होती हैं। इसमें डेटा चाहे आप ऑफ कर दें, ऑन कर दें, डेटा नहीं जाता है। और ये इनकी जो कॉस्ट पर बिट होती है वो कम होती है, सस्ती पड़ती हैं। जैसे अगर आप 1 GB की रैम लोगे तो वो एस 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 इतने की पड़ेगी, और 1 GB आप अगर हार्ड ड्राइव लोगे तो आपको इतने की पड़ेगी। ठीक है, इनकी कॉस्ट कम होती है। तो साफ साफ लिखा है ये रीड राइटेबल होती है। इट कैन मूव एनी लोकेशन ऑन द प्लॉटर, ये प्लॉटर कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं से भी डेटा आपका एक्सेस करके ला सकता है। फिर आती हैं फ्लॉपी ड्राइव्स, अब नहीं यूज़ होती हैं, पहले बहुत यूज़ होती थी। फ्लॉपी ड्राइव्स क्या होता है, ये पोर्टेबल मेमोरी होती है, इसको आप ले जा सकते हैं कहीं भी। These are the small removable discs that are plastic coated with magnetic recording material. इसके अंदर एक मैग्नेटिक डिस्क रहती है, वो डेटा को रिकॉर्ड करती है। फ्लॉपी डिस्क नॉर्मली ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकती, ये डेटा स्टोर कर सकती 1.44 MB। मतलब अगर आप एक डॉक्यूमेंट फाइल लंबी 10, 20, 30 पेज की बना दें, बस उतनी ही स्टोर कर सकती है। इसमें पिक्चर्स, फोटो 20 KB, 30 KB, 40 KB की बना के रखनी पड़ती थी। और अगर आजकल की अगर आप देखें तो एक एक पिक्चर हो जाती है 6-6, 7-7 MB की, तो आप एक फ़ोटो भी नहीं इसमें पूरी सेव कर सकते। इसका नॉर्मली काम डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता था, कोड्स वगैरह, जैसे उसमें लिखा हुआ है कुछ 1 2 3 4 या कोई कोड टाइप का इसमें लिख देते थे। इसका साइज 3.5 MB, 3.5 इन डायमीटर होता था और छोटी होती थी, बस। आजकल हम लोग फिर आती हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, स्टोरेज बिट वैल्यू वेरिएशन इन द, ये डेटा को, ये जो देखिए आप दिख रहे हैं अलग अलग कलर आपको दिख रहे हैं, ये डेटा को इसमें एक वेरिएशन क्रिएट करके, इसमें कलर का वेरिएशन क्रिएट करके, इनको ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या होता है वेरिएशन क्रिएट कर दिया जाता है, और जो इसमें एक सेंसर लगा होता है वो उस वेरिएशन को रीड करता है और उस डेटा से इसमें डेटा सेव होता है। दीज आर हाई एरिया डेंसिटी लॉन्गर डेटा, इसमें डेटा ज़्यादा सेव हो जाता है और इनका डेटा ज़्यादा समय तक चलता था, पर इतना ज़्यादा समय के लिए भी नहीं चलता था। 2 साल अगर आप रख दो, 2 ईयर्स के लिए आप रख दो अगर डीवीडी को, तो ख़राब हो जाती है, डेटा बेकार हो जाता है उसका। और ये ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो गई और रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव, ये थोड़ी सस्ती रहती थी। अगर आपको 4 GB की एक CD-ROM लेनी हो तो मात्र 15 रुपए की, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने रीडेबल और राइटेबल वाली ले ली तो 25 या 30 रुपए की आपको मिल जाती थी, बहुत सस्ती, ज़्यादा कॉस्ट इनकी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं इनके। पहला है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इनको केवल आप रीड कर सकते थे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें क्या होता है, आप CD लेके आए, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते थे नॉर्मली, आप उसमें कोई भी डेटा आप सेव कर सकते हो, उसको बर्न बोलते हैं लोग अपनी भाषा में। उसमें आपने म्यूजिक बर्न कर दिया या गेम बर्न कर दिया, कुछ भी आप उसमें बर्न कर दिया ऑलरेडी। फिर तीसरे नंबर कैटेगरी आती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल और राइटेबल। उसमें क्या होता था, डेटा को आप रीड भी कर सकते थे, राइट कर दो दोबारा से, फिर रीड करो, राइट करो। तो ये थोड़ी ज़्यादा सही रहती थी, क्योंकि अभी इसमें एक DVD लेके आए, बस
उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इस डीवीडी को लेके आए, इसमें आपने राइट कर दिया कुछ मूवी वूवी, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या आपने डेटा रीड भी कर सकते हो, फिर दोबारा उसमें कुछ राइट कर सकते हो। फिर डीवीडी आई, डीवीडी थोड़ी इनकी साइजेस ज़्यादा थे, 4.7 GB तक ये डेटा को स्टोर कर सकती थी। और ये कुछ 720 MB या कंफर्म नहीं है कितना करती थी, मैं कंफर्म करता हूँ, रुको एक सेकंड। हाँ, लगभग 650 MB डेटा। फिर आते हैं नेक्स्ट, मेमोरी कार्ड्स, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं इनमें। ये रीडेबल राइटेबल होते हैं और ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होते हैं, इसमें डेटा आपका डिलीट नहीं होता है और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इनका नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं पोर्टेबल डिवाइसेस में, इसीलिए इनको बनाया गया था। जैसे कि अपने पीडी हो गए, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट होता है, और पर्सनल मीडिया प्लेयर्स हो गए, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हो गए, टैबलेट्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स हो गए। ये अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड्स दिखाई गई हैं, जिसमें ये अपना माइक्रो एसडी कार्ड है, फिर ये एक्सट्रीम प्रो आती है, फिर एक्सट्रीम प्रो सी एफ आती है, सी फास्ट आती है, ये देखो 512 GB तक होती है। फिर ये देखो 120 GB, ये देखो 64 GB। तो अलग अलग तरीके की ये मेमोरी कार्ड्स हैं, इनका सबका काम सेम ही है, बस इनकी स्पीड और कॉस्ट अलग अलग है। फिर आती है जो सबसे लास्ट सेकेंडरी डिवाइस, इसको तो बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेन ड्राइव, फ्लैश थंब ड्राइव। इसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोल देते हैं, इसको फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं, इसको थंब ड्राइव भी बोल देते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज। ये सेम मेमोरी कार्ड जैसी ही है, पर जैसे मेमोरी कार्ड आप डायरेक्ट पीसी में नहीं लगाते, उसके लिए एक एडाप्टर लगा देते हैं बीच में। बस ये ऑलरेडी एडाप्टर के साथ लग के आती है, यहाँ पे इसमें मेमोरी होती है। इसका साइज़ 2 GB से लेकर से 128 GB तक होता है। ये किताब वालों ने मेंशन किया, पर एक्चुअली आजकल 128 से भी ज़्यादा, एक एक दो दो टीबी तक की पेन ड्राइव आने लग गई हैं अब। और ये पोर्टेबल होती हैं, इनको आप कहीं ले जाके जा सकते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है मेमोरी कार्ड से, और इनकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब और मेमोरीज से कम होती है। तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वो आ रही है सॉफ्टवेयर की। तो थैंक यू फॉर वॉच। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।